हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 7th क्लास की साइंस की बुक का ये चैप्टर 2 है, प्राणियों में पोषण। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि का शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। अगर आपने क्लास 6 की NCERT की जो साइंस की बुक है रीडिंग नहीं की है, तो NCERT रीडिंग प्लेलिस्ट है बनाई हुई, उसमें जाकर देख लें। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। खाद्य भोजन में अनेक संगठक है। समरण का उनके नाम लिखिए। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे उसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विघटन कहलाता है। इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। अद्भुत सत्य। स्टारफिश तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के आहार करती है। कवच खोलने के बाद वह अपने मुख को अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। प्रेक्षण सारणी 2.1 में लिखिए। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ इन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है, जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। मानव में पाचन। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नदी से गुजरता है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 मुख गुहिका, नंबर 2 ग्रास नली या ग्रसिका, नंबर 3 अमाशय, नंबर 4 क्षुद्रांत्र छोटी आंत, नंबर 5 बृहतांत्र बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा 6 है मलद्वार तथा गुदा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत्र है जो और आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियाँ जैसे लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचन रस स्रावित करती है। पाचन रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। ये मानव में पाचन के विभिन्न भाग हैं।
आइए अब हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। मुख एवं मुख गुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग आकृति का सॉकेट में दसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न हैं। इसके अनुसार इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसा कि चित्र 2.3 में आप देख रहे हैं, जिसमें कृतक, रंध्रनख, अग्र, चर्वणक और चर्वणक ये दांत के प्रकार है। यहाँ भूजो ने क्वेश्चंस पूछा है, जैसे भूजो 2.1 में दिखाया गया था कुंडली शुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित है, वो उसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? पृष्ठ संख्या 17 में इनकी सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। अब क्रियाकलाप 2.2, हमने क्या करना है, अपने हाथ धोए दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर इसे काटिए। आप उसे काटने, कर्तन एवं दर्शन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने, भेदन और फाड़ने के काम आते हैं? उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं। अपने प्रेक्षण सारणी 2.2 में लिखिए। हमारे मुख में लाल ग्रंथा होती है जो लार स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाएं। यहाँ पर दिया है दूध के दांत तथा स्थायी दांत के बारे में। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट शिशु काल में निकलता है। लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति की स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में वे प्राय गिरने लगते हैं। क्रियाकलाप 2.3, 2 परख नली लीजिए, उन्हें ए तथा बी चिन्हित कीजिए। परख नली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख से लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए तथा उन्हें दूसरी परख नली बी में लीजिए। दोनों परख नलियों में 3 से 4 मिलीलीटर जल डालिए। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदें डालिए तथा उनका प्रेक्षण कीजिए। आप परख नली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। लाला रस चावल के मड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की और मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है तथा क्या आपको जीभ की कार्य ज्ञात है? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य भी करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। यहाँ पे मिठाइयों और दंश है, एक ब्रैकेट में दिया है। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक प्रकार के हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन को शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। यह जानने के लिए अम्ल क्या है, अध्याय 5 देखिए। यह अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं। इसे दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूट कर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे
पेय और चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंतशय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातून करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। क्रियाकलाप 2.4 निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। चीनी का विलयन 1, नमक का विलयन 2, 3 नींबू का रस, 4 नीम की पत्ती तथा करेले का रस। 2 अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए। 3 चित्र 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने 1-2 बूंद रखिए। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सिंक का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सिंक का उपयोग कीजिए। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। अब अपने परीक्षण रिकॉर्ड करें और चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उसका स्वाद का नाम लिखिए जिसका संवेदन अनुभव उसके द्वारा होता है। अन्य सहपाठियों के द्वारा इस क्रियाकलाप को दोहराइए। भोजन नली ग्रसिका निगला वह ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। चित्र 2.2 में देखिए ग्रसिका गले एवं वक्ष में हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन में भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है, जैसा कि चित्र 2.7 में दिखाया गया। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। अपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। पहेली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं तथा खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण आता है। श्वास नली ग्रसिका जो नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है, यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है। भोजन निकलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक देती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है और यह खांसी उठती है। आमाशय का आंतरिक सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचन रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही वह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसके भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पीत रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। बसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में और प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 में एलेक्सिस सेट मोर्टी नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। इसे विलियम ब्लूमोंट नामक अमेरिकी सैनिकी चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद ना कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्लूमोंट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। ब्लूमोंट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत्र में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। क्षुद्रांत्र में अवशोषण। पचा हुआ भोजन जो है अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रंसाकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तरल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम के सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं मोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। क्या आपने गाय भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वह उस समय की भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा ना रहे हो। वास्तव में वह पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कंड कहते हैं परंतु बाद में जंतु उसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरण आदि के रूमेन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता एवं अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों
में यह अति सामान्य स्थिति है। चरम अवस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। द्रव में बुलबुले के समान अनेक जो धानियाँ हमने पढ़ लिया था। यहाँ तक बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। यहाँ पर पहेली क्वेश्चंस पूरे पहेली जानना चाहती है कि ये जंतु भोजन करते समय से भली भांति क्यों नहीं चबा पाते। बुझु जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा पाता। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत्र एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है ना ही पाचन तंत्र, फिर भी वह किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, उसका पाचन करते हैं। खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। 2.4 अमीबा। जो अमीबा है, अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा होता है जो जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, गोल संघनन केंद्रक एवं कोशिका। द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्धक निकालता रहता है जिन्हें पादाक्ष तथा कृत्रिम पाँव कहते हैं, तो इन्हें गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो ये खाद्य कण के चारों ओर पादाक्ष विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। यह खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बिना पचा अवशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में रूपांतरण के विषय में पढ़ेंगे। आपने क्या सीखा? जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में उनका उपयोग सम्मिलित है। आहार नाल एवं स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती है। इसमें नंबर 1 मुख गुहिका, फिर उसके बाद ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर क्षुद्रांत्र और फिर बृहदांत्र जो मलाशय में समाप्त होती है तथा गुदा सम्मिलित है। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां है लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। आमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत्र की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न है। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त, अग्नाशय में अग्नाशय स्राव एवं क्षुद्रांत्र भित्ति द्वारा स्रावित पाचन रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत्र में पूरा हो जाता है। जल एवं कुछ लवण बृहदांत्र में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता है मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। गाय, भैंस एवं हिरण जैसे
घास खाने वाले जंतु रोमन्थी रूमिनेंट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रूमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे पचाते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाक्ष की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्यान्नी से होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।